आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी स्वेटर। आंटी जी, क्या कर रही हो? सूटर है? किसका सूटर है? हथेली के किनारे से सुड़क कर बहती नाक भीतर ढकेलती 7 साल की सलोनी सुभद्रा के पास आकर खड़ी हुई तो सुभद्रा तिरछी नज़र डालकर उसकी बहती नाक को तृष्णा से देख तिलमिलाती हुई नीचे पड़े ऊन के गोले की ओर यूं लपकी मानो सलोनी उसी गोले से अपनी नाक पोंछने वाली थी। सुभद्रा की काम वाली चंदा वैसे तो रोज अकेले ही आती है, पर आज जाने कैसे अपनी 7 साल की बेटी साथ लिवा लाई। काली कलूटी दुबली पतली उस लड़की के सलोनी जैसे सुंदर नाम की इज्जत बस उसकी मोटी मोटी काजल लगी आंखों ने ही रखी है, वरना पकौड़े जैसी बहती नाक और ऊंची नीची ढीली ढाली चोगा सी उधड़ी सिली पैबंद लगी उतरन उसके बदन पर लटकती अजीब सी महसूस होती है। इस समय भी जो वो पहने हुए है वह अपने ज़माने में ढेरों प्रशंसा बटोरने वाली महंगी सुंदर फ्रॉक है, जो अब लगभग मृत प्राय जर्जर अवस्था में सलोनी के शरीर से लिपटी हुई है। फ्रॉक किसी समय पर बहुत महंगी और सुंदर रही होगी। इसका अंदाज़ा गले के पास लटकते हुए चमकीले बड़े बटन से होता है। फ्रॉक के ऊपर डले पुराने लंबे से स्वेटर ने फ्रॉक के निचले अस्तित्व को भी पूरी तरह से ढक लिया है। स्वेटर की बाजू सलोनी की बाहों से दोगुनी है। अपनी दुबली पतली बाहों को वह स्वेटर की बाजू के अंदर मोड़कर भीतर ही भीतर निकालकर बगलों से सटाकर उन्हीं बाजू को रस्सी बनाए इधर उधर पटकते मारते हुए खेल दिखाती फिर रही है। उसकी माँ चंदा उसके खेल से चिढ़कर कहती है, ए सलोनी, क्या कर रही है तू? जा जरा झाड़ू तो ले आ। अपनी माँ की आवाज़ को कानों में तेल दिए अनसुना करती वह जल्दी से पाँव रबर की उस चप्पल में डालने की कोशिश करती है जो उसके पाँव से छोटी है और जिसकी बद्धी सुतली से जोड़ी गई है। कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं? बर्तन समेट कर मोड़ी पर बैठी झाड़ू का इंतजार करती चंदा सलोनी पर नज़र डालती हुई फिक से हंसती स्वयं झाड़ू लेने उठ जाती है। सलोनी की ऊट पटांग हरकतों पर मुग्ध दृष्टि डालती चंदा को देखकर सुभद्रा मुंह बना लेती है। उसे सलोनी कहीं से भी सलोनी नहीं दिखती है। उसका वश चले तो वह उसकी बाँह पकड़कर दरवाजे से बाहर कर दे, पर वह सिर्फ सोच ही सकती है। सर्दी के दिनों में काम वाली का काम छोड़ जाना कल्पना में भी उसे कपा देता है। उसके मन में चल रहे विचारों से अनजान सलोनी फिर से उसके सिर पर सवार चिचियाती है, बोलो ना आंटी जी, किसका सूटर है? आहा ऊन कितना मुलायम है ना। रोकते रोकते भी उसने सुभद्रा की गोद में रखा ऊन का नरम गोला अपने नन्हे मैले हाथों से दबा दिया। मंशा तो उसकी उसे गाल से छुआने की थी, पर उससे पहले ही सुभद्रा ने किटकिटाते हुए डपटा, ई छोड़ गोले को, क्या करती है? चल दूर हट। नहीं, पहले बताओ ना किसका सूटर बना रही हो? स्वेटर किसका? उसके एक प्रश्न की रिकॉर्ड की सुई मानो अटक गई हो। अरे है कोई, क्या करेगी जानकर? चल उधर बैठ कहीं, इधर मत आना और इसे छूना मत, समझी? छूना शब्द का उच्चारण सख्ती से करते हुए उसने बरामदे की ओर बैठ जाने का इशारा किया। दबे स्वर में घुड़की देती सुभद्रा गुलाबी ऊन के नरम गोले को यूं साफ करने लगी मानो सलोनी ने ऊन के गोले को नहीं बल्कि नन्ही परी के गोरे कोमल स्निग्ध गालों को अपने मैले हाथों से छूकर गंदा कर दिया हो। ऊन के गोले को झाड़ झूड़कर गोद में रखकर आंचल से ऐसे ढका गया मानो वह नर्म ऊन का गोला नहीं उसकी नातिन परी हो। सलोनी को अनदेखा करके सुभद्रा फिर फंदे गिनने लगी, 1 2 3 4। इस बीच सलोनी टकटकी लगाए काजल लगी मोटी मोटी आंखों से नन्ही कठपुतलियों सी लड़ती सलाइयाँ, उंगलियों में लिपटे ऊन और गोद में रखे गोले को नन्हे खरगोश सा उछलते उछलते ऊन को बुनते स्वेटर में तब्दील होने का कौतुक देखती रही। स्वेटर बुनती सुभद्रा बीच बीच में उसे घूर कर अपनी हद में रहने का संकेत निरंतर भेजती रही, पर वह ढीठ पास बैठकर अपने लंबे स्वेटर को और लंबा करने की जुगत में उसे घुटनों के ऊपर से लाकर एड़ियों तक पहुंचाकर हिलती डुलती वहीं डटी रही। छुट्टी के दिन पास ही आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते रमन पत्नी की बेचैनी भाप रहे थे। एक बच्ची के प्रति अनुदार रवैया दिखाने पर विरोध स्वरूप वह कभी इशारे से भौहों को ऊपर नीचे करते
तो कभी माथे पर सलवटें डालकर अपनी पत्नी को जताते कि उसका व्यवहार ठीक नहीं। पर स्वेटर बुनने की धुन में सुभद्रा सलोनी की उपस्थिति से असहज ही रही। कुछ सिलाई बुनने के बाद सहसा उसने ऊन के गोले को सलाइयों समेत लपेटकर पास रखे पॉलीथिन में डाल दिया। फिर इधर उधर चलकदमी करने रसोई में पहुंची। कितना काम रह गया है चंदा? उसके पूछने पर बस हो गया भाभी, बर्तन मज गए, पोछा और आटा मारना रह गया है। कुछ और काम है तो बता दो। शाम को मिसराइन के यहाँ उनके पोते का जन्मदिन है तो शायद शब्द में शाम को नागा करने की संभावना व्यक्त की गई थी। कुछ पल विचार कर सुभद्रा ने कहा, हाँ मेथी तो तोड़नी थी। कुछ हिचक के साथ कहते हुए उसने कुछ विचार किया, फिर अगले ही पल बोली, मेथी वेथी मैं कर लूँगी, तू बस जल्दी काम समेट। और हाँ, बाहर बड़ी सर्दी है, इसे क्यों लिए आती है, घर में छोड़ दिया कर। सुभद्रा ने सलोनी की ओर इशारा करते हुए कहा, पर चंदा उसके कहे का निहितार्थ समझकर भी बिना कुछ कहे अपने काम को समेट जल्द ही सलोनी का हाथ पकड़े चली गई। उसके जाते ही सुभद्रा फटाफट अपने आसन पर विराजमान होकर फुर्ती से ऊन सलाइयाँ निकालते हुए रमन से खुशामदी भरे स्वर में बोली, ए सुनो, जरा मेथी तोड़ दोगे क्या? तोड़ दो प्लीज़, मेरा बॉर्डर बुन जाएगा। सुभद्रा के कथन पर रमन अखबार से नज़र हटाकर अपनी मोटी चश्मे से उसे विस्मय से घूरते बोले, अजीब हो, चंदा से मेथी क्यों न तुड़वा लिया? उस पर तो दया आ गई, अब मुझे काम बताओगी? अरे करना है तो करो, बहसबाजी का समय नहीं है। अपनी उंगली में ऊन चढ़ाती हुई सलाई पर नज़र गड़ाए सुभद्रा भुनभुनाई तो कुछ ताव में रमन ने जवाब दिया, इसमें बहसबाजी की क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी जो काम चंदा से करवाने वाली थी उसे मना क्यों कर दिया? अचानक दया कहाँ से जग गई? अरे बात दया मया की नहीं थी, जो मेथी तुड़वाते तो बस 10-20 मिनट की और फुर्सत हो जाती, उसकी नक फुसरी यहीं सिर पर टंगी रहती और मेरा काम हो जाता ठप। आंखें सलाई पर गड़ाए वह बोली तो रमन हैरानी से बोले, हैं? क्यों, कौन है? नकफुसरी नाम है क्या चंदा की बिटिया का? रमन के सवाल के जवाब में सुभद्रा ने घूर कर देखा तो भी रमन ढिठाई से बोले, और हाँ, उसके रुकने से कौन सा गुप्त काम ठप हो जाता? ये काम। सुभद्रा उनका गोला दिखाती बोली, 8 दिन में इसे पूरा करना है, तुम्हारी नातिन के लिए। तुम ही बोल रहे थे कि नातिन का जन्मदिन पहली बार ननिहाल में मनेगा, कुछ खास और यादगार देना सो बुन रही हूँ, उसके लिए कुछ खास। अरे बाजार में बच्चों के एक से एक ऊनी कपड़े आटे पड़े हैं, किस लिए बवाल में पड़ी हो? ये बवाल है? कितना बुन बुन कर पहनाया, तुम्हें ही क्यों, तुम्हारी बिटिया को, तुम्हारे पूरे खानदान को। अब नातिन पहनेगी तो जाल बवाल कर रहे हो। अरे तो बुने का चलन था, पर अब भी हाथ की बुने की बड़ी डिमांड है। वह फिर मुस्कराई धीमे से, जानते हो, ये डिज़ाइन रिया के लिए डाला था। दीक्षित जी की किराएदारिन मिसराइन ने बड़ी कोशिश की बनाने की, पर ऐसा डिज़ाइन डाल नहीं पाई। बार बार मुझसे पूछती रही, मैंने भी 1-2 फंदे इधर उधर करके असली डिज़ाइन नहीं बताया। ओहो, एक्सक्लूसिव, बड़ी घाघ हो, मिसराइन से छिपा गई असली डिज़ाइन। और क्या, वो डिज़ाइन मेरी रिया के लिए था, उसके 7वें जन्मदिन पर बुना खास। अब हूबहू बुनूंगी परी के लिए। उत्साह में भरकर सुभद्रा बोलती रही। सच कहूँ तो शुरुआत में याद ही नहीं आया, फिर स्टोर में नीली वाली डायरी ढूंढी, उसमें डिज़ाइन नोट कर रखा था। सच्ची कितनी खुश होगी रिया और परी। माँ बेटी के 7वें जन्मदिन पर मेरे हाथ की बुनी लगभग एक जैसी ऊनी फ्रॉक। वैसे आजकल घर का बुना कम ही लोग पहनते हैं, पर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। पर मुझे अभी तक वो पेंच नहीं मिला। कौन सा पेंच? वही जिसमें तुम मुझसे मेथी तुड़वाने पर तुली हो। हे भगवान, एक काम क्या कह दिया, सवालों के ढेर इकट्ठा कर दिए हैं। अरे सीधी सी बात है, चंदा रहती तो वो नकफुसरी भी यहीं बनी रहती, मुझे हाथ बांधे बैठना पड़ता। अभी ये देखो, आधा घंटा खराब कर दिया, 2 इंच भी नहीं बढ़ा स्वेटर। अरे तुम्हारे स्वेटर का चंदा से क्या संबंध? उसने कौन सा हाथ पकड़ा था तुमने जो खुद किया? तो क्या करती, उस नकफुसरी की नज़र के सामने कैसे बुनती? देखा नहीं कैसी नज़रों से देख रही थी। अरे उस नन्ही बच्ची के देखने भर से क्या तुम्हारा स्वेटर बिगड़ जाता? अब प्लीज़, अब बार बार उसका ये घटिया उपनाम मत दो। अच्छा भला नाम उसके माँ बाप ने रखा है सलोनी। हाँ तो वही बुलाएं जिसने प्यार से रखा है।
सुभद्रा झुंझलाई, तुम बात तो समझते नहीं। और कभी ऊन के गोले को छू लेती है तो कभी ऊन सलाई ऐसे देखती है कि बाबा रे। हाँ तो? रमन हैरानी से मुंह बाए उसकी ओर देखे जा रहे थे। सुभद्रा ज्ञान देने वाले भाव से परिपूर्ण बोली, अब यह सब तो तुम ना समझोगे ना मानोगे, पर यह 16 आने सच है कि ये लोग अभाव में पले होते हैं। इनके हाथ साफ हो न हो, नज़रों में कचरा पक्का है। जिस ललचाई नज़रों से देखते हैं वो अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना एकांत में खाओ। किसी गरीब की नज़र पड़ जाए तो उसे भी 2 टुकड़े डाल दो तो नज़र नहीं लगती। खाना पचता भी है और रुचता भी है। हे भगवान, तुम और तुम्हारी छोटी दकियानूसी सोच। आहत मन लिए रमन वहाँ से उठकर चले गए तो सुभद्रा बड़बड़ाई, मेथी तोड़ने को क्या बोला, मेरी सोच पर अफसोस करने लगे। खाना खिचड़ी, मैं तो उसे छोड़कर नहीं उठने वाली। कहते हुए वह जल्दी जल्दी सलाइयाँ चलाने लगी। दोपहर तक स्वेटर काफ़ी बन चुका था। मेथी की पत्तियाँ मुंह चढ़ाती हुई पड़ी थीं। खिचड़ी डालने का विचार बना ज़रूर, पर मन नहीं माना तो जल्दी जल्दी मेथी तोड़ने लगी। धोकर काटा और छौंका। डंडियाँ और बची पत्तियाँ समेटते हुए सोचने लगी, कितनी स्वाद वाली सब्जियां हैं, वो सब बला की झंझटी क्यों हैं। दोपहर को रमन ने थाली में मेथी देखी तो कुछ नरमी से बोले, रिया का फ़ोन आया था, कह रही थी परी अपने जन्मदिन को लेकर बड़ी उत्साहित है। हाँ, सोच रही हूँ मांगी लाल को अभी से बुक करवा लूँ। इधर लगन भी बहुत सारी है, उसकी बुकिंग शुरू हो जाती है इन दिनों। सुभद्रा के कहने पर रमन खाना खाते खाते ठसका लगने से खांसने लगे। चिंता से पीठ पर हाथ फेरती सुभद्रा को महसूस हुआ कि वह खांसने के बहाने हंस रहे हैं। माथे पर बल डाले सुभद्रा को देख किसी तरह अपनी हंसी पर लगाम लगाते हुए बोले, तुम भी कुछ भी बोलती हो। वहाँ तुम्हारी बिटिया थीम पार्टी को लेकर एक्साइटेड है और यहाँ तुम लॉन में तंबू गाड़ कर मांगीलाल हलवाई का बना खाना खिलाने के मंसूबे बना रही हो। सुनो, हम रिया का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, उसके आगे की हाईटेक जनरेशन का जन्मदिन है, या उस परी का जन्मदिन है जो जूते खरीदने के लिए पूरा शहर घुमा दे। अरे नहीं सुभद्रा, वो सब मांगी लाल का तेल भरा मटर पनीर बूंदी का रायता पूड़ी कचौड़ी नहीं खाएंगे न खिलाएंगे, इसलिए तुम्हारे मांगी लाल की ज़रूरत नहीं है। उस बेचारे को लगन निपटाने दो, यही दिन तो उसकी कमाई के हैं। दामाद जी के कुछ बिजनेस डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। मैक्सिकन और थाई प्लान किया है मेन्यू में, मांगी लाल से ना हो पाएगा। इसीलिए तुम्हारे दामाद ने उसी होटल में जिसमें उनका सेमिनार है, अरे होटल रॉयल ब्लू, वहीं जन्मदिन का भी वेन्यू डिसाइड किया है। हम तो वहाँ मेहमान से बस जाएंगे और आएंगे। तो ठीक है, फिर रिया से कह दो कि वहीं होटल में ही रह जाए। क्या ज़रूरत है यहाँ अपने माँ बाप के पास आने की, हद है। हम यहाँ लॉन की घास में पानी डलवा डलवा कर हरा करवा रहे हैं। लॉन की क्यारियों की सारी ईंटों में गेरू चूना करवाया है, और वो महारानी होटल रॉयल ब्लू में इंतज़ाम किए बैठी हैं। देखो, अब उनसे इस बाबत कोई बात न करना। परी उनकी बेटी है तो करने दो अपने तरीके से काम। उनके अपने अरमान होंगे कि वो कुछ खास करें, तो हम रायचंद क्यों बने। क्यों, क्या कहती हो? इस बहाने हमें भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा। अरे चलो। चिढ़कर एक बार फिर रुकी हुई सलाई चलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उद्विग्नता शांत हुई तो विचार किया, अच्छा हुआ जो अपने आप सब सुलट गया। घुटने ऐसे ही टीसते हैं, दौड़ दौड़ कर हालत खस्ता हो जाती। एक पल में मन ने राहत दी, पर दूसरे ही पल कसक उठा दी कि घर में करते तो अच्छा था। एक लंबी सांस भरते उसने सलाइयों पर नज़र डाली। 2 बित्ता बन चुका था। वह उत्साहपूर्वक रमन से बोली, अरे सुनो तो, ज़रा आज बाजार से क्रोशिया ला देना। पुराने वालों में जंग लग गया है, और हाँ, साथ में थोड़ी सफ़ेद ऊन और थोड़े नारंगी मोती भी। क्रोशिया का क्या करोगी? थोड़े सफ़ेद फूल बनाऊंगी, हरसिंगार सरीखे। उसमें नारंगी रंग के मोती लगाकर स्वेटर में टांग दूंगी। अब ये मोती क्रोशिया कहाँ ढूंढता फिरूंगा? वो जो सिंधी मार्केट है ना, वहीं पर चूड़ी वाली गली से बाहर निकलते ही दाईं ओर की तीसरी मंजिल में जो गंजी अंडरवियर और मोजे वाली दुकान है ना, उसके पास मिल जाएगी। सुभद्रा के चेहरे पर परम संतोष भाव देखकर रमन सिर्फ इतना बोले, अपनी आंखों का ध्यान रखना, ज़्यादा देर मत बैठना वरना स्पॉन्डिलाइटिस का कमर दर्द।
हाँ हाँ, समझ गई। सारे रोग व्याधि तुम्हें अभी ध्यान में आ रहे हैं। अरे तुम बुनो स्वेटर, परी का बन जाए तो हमारे लिए भी बना लेना। बड़े दिनों से तुम्हारे हाथों का बना नहीं पहना। रमन की खुशामद करने पर वह मुस्करा दी। स्वेटर बुनते बुनते विगत में बुने स्वेटरों और उनके डिज़ाइन की याद आ गई। कैसे वह 2-3 दिन में तैयार कर लेती थी। मिश्राइन के साथ पूरी स्पर्धा थी। कब किस रंग डिज़ाइन के स्वेटर बुनकर रिश्तेदारों में बांटे और कितनी वाहवाही बटोरी। इन सब की शौर्य गाथाएं वह रमन से घंटा भर तक साझा करके अपनी महारत पर दाद देती रही। स्वेटर लगभग 1 फीट बुन गया। कुछ देर आराम लेने के विचार से सुभद्रा अदरक वाली चाय बनाने चली गई। चाय पीने के बाद तरोताज़ा होकर एक बार फिर ऊन सलाई उठाई। कैसे भी हो 4 दिन में स्वेटर के सारे पल्ले बुनकर जोड़ना है। मन ही मन संकल्पित हुआ जल्दी जल्दी सलाई चलाती रही। रात 8 बजे के बाद रमन ने लगभग छीनते उससे ऊन सलाई लेकर रख दिया। रह रहकर सुभद्रा अपनी पीठ ठोंकती रही कि आज उसने एक पल्ला तैयार कर लिया। रात को रिया का फ़ोन आया तो बात करते कई बार मन हुलसा कि स्वेटर के बारे में बता दे, पर रिया कुछ अपनी बातों में लगी रही, कुछ वह खुद छिपा गई। मम्मी इस बार 3-4 दिन ही रुक पाएंगे, मैं और परी पहले आ जाएंगे। हम आपके दामाद जी का आगरा में सेमिनार है, सो 28 को आकर 29 दिसंबर को परी का बर्थडे मनाकर 30 को वापस दिल्ली चले जाएंगे। यानी घोड़े पर सवार होकर आओगे तुम लोग। अरे 15-20 दिन तो रुकती, मालूम चलता बेटी दामाद आए हैं, नातिन के साथ समय बिताते जरा। हम लोग मालदीव जा रहे हैं। वो तो अभय का सेमिनार आगरा में डिसाइड हो गया, सो बर्थडे हमें वहीं अरेंज करना पड़ा। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मम्मी एक बात और, पिछली बार परी का पेट कितना अपसेट रहा, अब थोड़ा पानी का ध्यान रखना। और हाँ, ज़्यादा तेल मसाला नहीं। हाँ हाँ, उबला देंगे, तू आ तो सही। कहने के साथ ही सुभद्रा के मस्तिष्क में रिया के आने के बाद की योजनाएं जन्म लेने लगीं। कुछ सोच विचार के साथ वह रमन से बोली, सुनो, सोच रही थी इस पर परी और रिया को अपने गांव में पांव फिरा लाते, पर उनके चोचले देखकर लग नहीं रहा कि गांव ले जाना संभव होगा। सुभद्रा, तुम्हारी यही आदत खराब है, बच्चों को बंधन में क्यों डालती हो। उस समय जैसा होगा किया जाएगा। अभी तो फिर भी 3-4 दिन के लिए आ ही रहे हैं। तुम अपना राग अलापोगी तो आगे से यहाँ आने में भी कतराएंगे। अब दामाद जी अपने बिजनेस डेलीगेट्स को देखेंगे कि तुम्हारे साथ गांव जाएंगे। नए परिवेश में पले ढले हैं, उनकी अलग पसंद नापसंद है, जैसा चाहे करने दो। अरे याद करो, पहले रिया गांव जाने के नाम पर रात रात भर सोती नहीं थी। क्या मज़े थे गांव के भी। सुभद्रा पुरानी सुहानी यादों में डूबकर बोली तो रमन व्यंग से बोले, हाँ तो क्या चाहती हो, हम सब गांव चलें। उनकी छोड़ो, तुम खुद को मच्छर से कटवा पाओगी और सुबह सुबह मुंह अंधेरे जो जाना पड़ता है वहाँ तुम रिया के साथ जा पाओगी। उसके लिए परी को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अरे तुम फालतू न बोलो, दादा यही तो एक अच्छा काम कर गए हैं। कब का वहाँ पिछवाड़े की फुलवारी के कोने में शौचालय बन नहीं गया है। तुम भी न जाने कौन से ज़माने की बात बतिया रहे हो। पिछली बार 6 साल पहले रन्नो भौजाई की बहू को लेकर पाँव फिराने गए थे, तब भी बोला था रिया को कि समय निकाल कर चली चले। परी छोटी है, उस समय यह कहकर उसने टाल दिया, तो देखो अभी तक साइत न बनी। वैसे भी दिन तो बिताना नहीं है, 1-2 घंटे के लिए जाने की बात थी, कौन सा पूरा दिन बिताना था। डेहरी पूज आते बस, यहीं पूजवा लेना, जो है सो यहीं है। बात को समझा करो ज़रा। जब तुम्हारी बेटी गांव में कभी खुशियाँ ढूंढती थी तब वो 4-5 साल की थी। बाद में कितना बिदकने लगी थी गांव के नाम पर। वो ज़माना बीत गया। और जो कभी रिया ने गांव में खुशी ढूंढी है तो अब नातिन मालदीव में हैप्पीनेस ढूंढेगी। रमन की चुटकी पर वह सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई सब। तुम्हारी रिया के साथ खिचड़ी पक चुकी है। तुम जानते थे उसका कार्यक्रम। बेटी अब बाप की हो गई है। बस इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता था। क्या दिया था पहले ही रिया को, अपनी माँ से तुम ही निपटो। रिया 3-4 दिन के लिए ही आ रही है, यह सोचकर सलाइयाँ तेज चलाते हुए वो बोली, स्वेटर बुनने दो, परी को जन्मदिन पर दूंगी। चाहती हूँ उसे पहन कर केक काटे। तुम्हें अपनी हसरत पूरी करने से कौन रोक रहा है। बस स्वेटर के चक्कर में अपनी सेहत मत बिगाड़ लेना। रमन समझते हैं कि बेटी दामाद नातिन के आने पर सुभद्रा उनके लिए कुछ विशेष करती ही है।
इस बार खान पान में रिया ने तेल मसाले के प्रयोग में हाथ बांध दिए तो क्या, परी का स्वेटर बुनकर वो आनंद उठाएगी। वो अपने कमरे में आराम करने चले गए। दूसरे दिन सुबह सुभद्रा 6 बजे से ही ऊन सलाई लेकर बैठ गई। रमन जगे तो कुछ देर बिस्तर पर लेटे चाय की गर्म प्याले के इंतजार में करवट बदलते रहे। बगल में बैठी स्वेटर बुनती सुभद्रा पर नजर डाली। उसकी आंख अर्जुन के तीर सी सलाइयों पर गड़ी थी। रमन को आंख खुलते ही चाय चाहिए। आज तो जगे 10-15 मिनट हो गए। उनकी चाय की छटपटाहट देख कर भी सुभद्रा हिली नहीं। पत्नी की स्वेटर बुनने की धुन समझते हुए रमन उठे तो सुभद्रा उन्हें तिरछी नज़र से ताक कर निर्बाध चलाइयाँ चलाती रही। रमन बिना बोले रसोई की ओर गए। कुछ ही देर में रसोई से आती खटपट की आवाज़ से वह कुछ विचलित हुई, पर संकल्प ने स्वेटर छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं दी। ऋषि मुनि शायद यूं ही ध्यान में डूबते होंगे जैसे वह डूबी थी स्वेटर बुनने में। करीब 10 मिनट बाद रमन ट्रे में चाय लिए आते दिखाई दिए तो वह अस्वाभाविक विस्मय प्रकट करते हुए बोली, अरे तुम क्यों परेशान हुए, मैं उठ ही रही थी। पत्नी की औपचारिकता पर वह कुछ अजीब ढंग से मुस्कुराए, फिर कप आगे बढ़ा दिया। संभलकर चाय पीने लगी। चाय पीकर कप रखा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। रमन ने दरवाज़ा खोला तो चंदा से पहले सलोनी भीतर आई और दौड़कर अपनी आंटी जी के पास चली आई। हर रविवार सलोनी अपनी माँ के साथ आती है, पर कभी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। कभी न खलने वाली सलोनी आज खल गई जब वो बड़ी बड़ी आंखें करके स्वेटर को देखकर बोली, इतना बड़ा सूटर हो गया है ना आंटी जी। सुभद्रा ने आंखें तरेर कर उसे देखा, फिर स्वेटर पॉलीथीन में डाल दिया और गुसल खाने की ओर चल दी। नहाकर निकली तो देखा चंदा पोछा लगाकर जाने वाली थी। सुभद्रा को देखकर उसने पूछा, भाभी कोई काम? हाँ, आटा मार कर पालक काट देना, कहती हुए पूजा के कमरे में चली गई। वापस आई तो लगे हाथ नाश्ते की तैयारी भी कर ली। रमन तैयार होकर आए तो नाश्ता देते हुए बोली, आज 11 बजे वर्मा जी के यहाँ कथा है, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सुबह कितनी शांति से स्वेटर बुन रही थी, 25-30 सिलाई और हो जाती, पर इस चंदा के आने के साथ सब काम ठप हो गया। सुभद्रा का इशारा समझकर भी रमन कब चुप बैठने वाले थे। उस गरीब ने क्या तुमसे सलाई छीनी थी? अरे तुम्हारी मदद को आई थी, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाया और तो और सब्जी आटा सब करवा लिया, जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर था। फिर भी तुम कहती उसने समय खराब किया। वो सब ठीक है, जो उसका काम है करेगी ही, पर अपने साथ ये जो 2 हाथ लिए चले आती है ना, उसका क्या करें? ऐसे लाड टपकाते देखती जैसे उनका गोला चबा जाएगी। उफ, सलोनी परी जैसी है, उतनी ही बड़ी उतनी ही। बस करो, मेरी परी की जो उस नखफुसरी की से बराबरी की तो कह देती हूँ। सुभद्रा, उस छोटी बच्ची के लिए तुम्हारा ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। अरे जाओ, तुम घूम आओ कहीं, तुम्हारा उपदेश नहीं क्रोशिया चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी सफ़ेद ऊन और नारंगी मोती लेते आना समय से। सुभद्रा के तेवर देख रमन समझ गए इस बाबत कुछ कहना सुनना बेकार है, सो वह चुपचाप उठ गए। पूरे दिन स्वेटर बुनने के कारण सुभद्रा की गर्दन अकड़ गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक भी उससे उठा नहीं गया। स्वेटर के 2 पल्ले बन चुके थे, बाकी ठप काम का ठीकरा सलोनी के सिर फोड़ा गया। मैं कहती ना थी उसकी बिल्ली जैसी नज़रें खराब हैं, कैसे उस नखफुसरी ने इतना बड़ा कहकर मेरी गर्दन ही ऐंठवा दी। बाबा रे बाबा, क्या करूं। सुभद्रा गर्दन की तकलीफ से बहुत परेशान थी। चंदा आई तो मारे गुस्से के दरवाज़ा बंद किए पड़ी रही। उस गरीब को क्या मालूम कि उसकी और उसकी बेटी की नज़रों के घातक प्रभाव ने सुभद्रा के समस्त कार्य को विराम दे दिया, उसकी पीठ हाथ अकड़वा दिए। सुभद्रा बेचैनी से उबल रही थी। डॉक्टर से बोलकर दवा ले आओ, और हाँ, ज़्यादा हरिश्चंद्र न बनना कि मेरी बीवी 2 दिन से स्वेटर में खप रही है इसलिए बीमार हो गई। तो मानती हो स्वेटर को लगातार बुनने से पीठ अकड़ी? रमन कुछ ऐसा ही कहना चाहते थे पर चुप रहे। वे जानते थे कि सत्य से वाकिफ होने के बावजूद दोष किसी और पर मरने का सुख अद्भुत ही होता है। दवा से सुभद्रा को आराम आया। 14 दिन रिया का फ़ोन आया, मम्मी आपकी तरफ से परी को दिया जाने वाला गिफ्ट मैंने ले लिया है। इस बार दाद देंगे मेरे ससुराल वाले। क्या टेस्ट है मेरी मम्मी का। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना।
सुभद्रा जानती थी कि रिया की ससुराल वालों को मायके से आए सामान को देखने और 100 नुक्स निकालने की आदत है। अभिजात्य के ऊंचे पायदान में स्थित संपन्न ससुराल में मायके की इज्जत को सहेज कर रखना रिया जानती थी। सुभद्रा भी सब समझती थी। बेटी और माँ के बीच कोई दुराव छिपाव तो था नहीं, इसलिए बहुत पहले उसने रिया को कह दिया था कि दिल्ली से आए तो दामाद जी के लिए ब्रांडेड कपड़े और परी के लिए खिलौने कपड़े ले ले। रिया के लिए पीटा के सुनहरे काम या गोटा पट्टी की साड़ी वो लेना चाहती थी, पर रिया ने मना कर दिया। मम्मी, साड़ी वगैरह कहाँ अब पहनती हूँ, रहने देना। औपचारिकता दामाद और नातिन के साथ दिखाओ, मेरे साथ नहीं। पर सुभद्रा ने उसके लिए सोने के टॉप्स खरीद रखे थे, जो बिना बताए अचानक उसके हाथ में रखेगी। वैसे भी उपहार अपने और अपनों की खुशी की इकलौती वजह नहीं है। दवा से रात तक सुभद्रा को आराम आया। रमन सो गए तो धीमे से उठकर मौके का फायदा उठाया। बेड पर तकियों का ढेर लगाकर सावधानी पूर्वक पीठ टिकाकर बाजू के लिए फंदे डाले और बॉर्डर पर आंखें गड़ा ली। इस बार वो अपनी गर्दन के प्रति सतर्क थी। एक बाजू के बाद दूसरी बाजू का बॉर्डर बुन लेने के बाद उसने सलाई रख दी। अगले दिन सुबह रमन सुभद्रा से अपना ध्यान रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकले। उनके निकलते ही वह स्वेटर वाला पॉलीथीन उठा लाई। स्वेटर बुनने का उन्माद सा छा गया। जवानी के दिनों में ऐसा ही उन्माद छाता था। जब वो सलाई में फंदे डालती थी तब कहाँ रुका जाता था। बुनना शुरू ही किया था कि चंदा आ गई और उसके पीछे पीछे सलोनी। उफ, एक बार फिर कोफ्त हुई। पॉलीथीन में सलाइयाँ वापस डालते हुए इधर उधर का काम करते हुए चंदा से पूछ ही लिया, ये आजकल तुम्हारे साथ क्यों आती है? क्या करूं भाभी, बड़े दिन की छुट्टियां जो हैं, लड़की जात है, घर पर अकेले छोड़ना नहीं चाहती, क्या करूं? ठीक है, तुम जल्दी काम निपटा लो, कहते हुए वो वापस थैले के पास आ गई। बेवजह 1 घंटा बर्बाद होगा, थोड़ा बना ही लेती हूँ, सोचकर जैसे ही सहलाइयाँ निकाली सलोनी दौड़कर उनके पास आ गई। आंटी जी, कितना बुना, दिखाओ। सुभद्रा आंखों आंखों में जितना उसे घुड़की देकर परे हटने का इशारा करती और जबरन उतना ही ढीठ से वहीं खड़ी रही। मन महसूस कर उसकी उपस्थिति स्वीकार और बुनाई अपरिहार्य मानते हुए स्वेटर बुनना आरंभ किया तो वो बोल पड़ी, हाय आंटी, कितनी जल्दी जल्दी बनती हो। 2 दिन पहले ही आगे के कॉर्ड टूट गए दांतों के कारण बोले शब्दों से हवा सी निकली। चुप, नजर मत लगा, हट इधर से। सुभद्रा ने अपनी जान धीमे से उसे घुड़की दी, पर झाड़ू उठाने आई चंदा ने सुन लिया। तभी तो स्वेटर की ओर बढ़ते नन्हे हाथों को बड़ी रुखाई और झटके से हटाते हुए बोली, कितनी बार बोले तुझे कि वहीं बैठा रहा कर, पर सुनती नहीं है। चंदा के फूले चेहरे में भरा गुस्सा सलोनी पर कम, इस बहाने किधर उतर रहा था वह साफ था। उसके तेवर देख सुभद्रा का मन बैठ गया। कहीं चंदा जैसी नेक काम वाली इस अपमान का बदला काम छोड़कर ले तो वह क्या करेगी। आत्मग्लानि के चलते चंदा को 1-2 आवाज़ लगाते कहा, ए चंदा सुन, जरा उस नीले से डिब्बे में कुछ बिस्किट हैं, दे दे तो सलोनी बिटिया को। सुभद्रा के इस नम्र निवेदन को उसने निष्ठुरता से यूं ठुकराया। क्या करेगी बिस्कुट खाकर, 2 रोटी खिला लाई हूँ, पेट भरा है उसका। सुभद्रा ने साफ देखा, सलोनी ललचाई नज़रों से आले में रखे बिस्कुट के नीले डिब्बे को उचक उचक कर देख कर लेने के लिए मचल रही थी। चंदा का हाथ हिला हिलाकर सुभद्रा की बात पर अमल करने का इसरार कर रही थी, पर गरीब का मान उसके पेट से कहीं बड़ा होता है। सो बेटी को बिस्कुट न दिए तो न दिए। बर्तन की भी खड़खड़ आज कुछ ज़्यादा आ रही थी। अपमान के उन्माद में काम उसने कुछ ज़्यादा जल्दी कर लिया। हे भगवान, बेकार ही इस नकफुसरी को टोका। रिया दामाद जी आने वाले हैं, कहीं काम छोड़ दे रहे बाबा। मन कुछ घबराया तो सलाइयाँ चलनी रुक गई। दोपहर को रिया का फ़ोन आया, मम्मी, रॉयल ब्लू में बारबी थीम पार्टी रखी है, परी के लिए तुम्हारी तरफ से बड़ी खूबसूरत बारबी ड्रेस ले ली है। हाय, इतनी प्यारी ड्रेस है, सब देखते रह जाएंगे मम्मी। ड्रेस थोड़ी महंगी है, उसमें आधे पैसे मैं मिलाऊंगी ना, तुम कुछ नहीं कहोगी। रहने दे, जमा पैसे ऊपर बांध कर ले जाऊंगी, बड़ी आई आधे देने वाली।
सुभद्रा की झिड़की खाकर रिया देर तक अपनी माँ की मनुहार करती रही। इस बीच कई बार सुभद्रा का मन मचला कि वो बुने जा रहे स्वेटर के बारे में बता दे। फिर लगा जाने बन पाएगा या नहीं। जो न बन पाया तो फजीहत होगी, सो चुप रही। रिया से बात करने के बाद सुभद्रा फिर स्वेटर लेकर बैठी और रमन के बाहर रहने का पूरा फायदा उठाया। स्वेटर के सारे पल्ले बन गए, बस जोड़ना बाकी था। शाम को चंदा आई तो साथ में सलोनी को देख मन में परम संतोष जागा। सुबह की गई गलती के प्रायश्चित स्वरूप स्वेटर पॉलीथीन में रखकर छिपाने की चेष्टा नहीं की गई। आदत से मजबूर सलोनी ने ताली बजाकर कहा, आहा, कितना इतना सुंदर लग रहा है ना आंटी जी, है ना? उसके उत्साह जनित ऊंचे चिल्लाहट भरे स्वर पर सुभद्रा भरसक आवाज को कोमल करते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अच्छा लगा ना? मुस्कुराहट दिखावटी थी या सच्ची, इसकी परवाह किए बगैर सलोनी भरपूर फायदा उठाते हुए सुभद्रा के एकदम करीब बैठ गई। चंदा को अपने आसपास देख सुभद्रा ने भी उसकी सदाशयता प्राप्ति हेतु बुने जा रहे स्वेटर को जानबूझकर, इधर आ सलोनी, जरा नाप के देखूं, परी भी तो उसी के बराबर है। वह कहते हुए सलोनी के पास ले जाकर स्वेटर की लंबाई ऊंचाई का माप लिया। पर हाँ, इस बीच पूरी सावधानी बरती कि कहीं स्वेटर के पल्ले सलोनी के शरीर से छू न जाएं। चंदा के चेहरे की कोमलता कह रही थी कि वो अपनी मालकिन की इस उदारता पर संतुष्ट है। सुभद्रा कनखियों से चंदा के हाव भाव को पढ़ती रही। चंदा के जाने के बाद वह बाजार गई। पिछले 2 दिन से रमन क्रोशिया लाना भूल रहे थे, सो सुंदर चमकीले बटन, मोती, ऊन, क्रोशिया सब ले आई। रात तक स्वेटर के पल्ले और बाहें जुड़ी तो चैन मिला, लगा मानो फतह हासिल कर ली। हालांकि उस रात रमन को खिचड़ी खानी पड़ी। वह देर रात लगभग 1 बजे तक गुलाबी फ्रॉक पर सफ़ेद फूल काढ़ काढ़ टाँकती गई। सुंदर बटनों और सफ़ेद गुलाबी फूलों से सजे स्वेटर में 4 चांद लग गए। बैगनी गुलाबी रंग का स्वेटर चमकीले बटन और मोतियों से सजकर तैयार था। उसका बनाया स्वेटर पहनकर जन्मदिन का केक काटती परी सबके आकर्षण का केंद्र बनी है। खुली आंखों से परी और उसके स्वेटर की भरपूर प्रशंसा की कल्पना में वो देर तक जागती रही। सुबह रमन जगे तो बेसुध सोती पत्नी को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्हें अंदाजा था कि सुभद्रा देर तक रात में जगी है, इसलिए बिना आहट किए वह नहा धोकर तैयार हुए। सुभद्रा हड़बड़ाकर उठी तो रमन बोले, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया है? कल से तो बेटी दामाद की पसंद का खाना मिलेगा ही। यह सुनकर वो फिर से निढाल हो गई। लेटे ही लेटे आने वाले 3 दिनों में किस दिन क्या बनेगा अपनी वैचारिक लिस्ट में फेरबदल करती रही। जब मेन्यू फाइनल हुआ तब सारा आलस से तजते हुए उठ गई और तैयारियों में जुट गई। परिणाम स्वरूप 2-3 तरह की चटनियाँ, अचार, कचौड़ी के लिए भीगी दाल इत्यादि रेफ्रिजरेटर में समा गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर चहल पहल से गुलजार था। बेटी दामाद की खातिरदारी में दौड़ दौड़ कर उसके पांव दुखे जाते थे, पर जोश कम न था। नातिन की बदमाशियां और नखरे देख देख कर चेहरे की आभा बढ़ती जाती। रिया के मना करने के बावजूद तेल मसाले वाले आलू दम, पनीर कोफ्ते, अचारी, आली, कचौड़ी, जलेबी, भरवा, पराठे समेत ढेर व्यंजन बनाए गए। पर अफसोस सब बस चखते भर ही थे। पर फिर भी वह संतुष्ट थी। डाइटिंग और फूड चार्ट को फॉलो कर रही रिया अभय के साथ 6 साल की परी भी खाने को लेकर कम तुनक मिजाजी नहीं दिखाती थी। नानी, आपके हाथ के बने पराठे खाए तो मैं मोटी हो जाऊंगी। एक रिया ही अपनी माँ के हाथों की बनी चीज़ों का स्वाद लेती। अभय आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है। कभी वह पति की ओर से सफाई देती तो कभी बेटी के नखरों पर कहती, मम्मी यह तो अभी से मॉडल वाली डाइट फॉलो कर रही है। याद है हम लोग कैसे ठूस ठूस कर खाते थे, पर आज की जनरेशन कितनी कॉन्शियस है। सुभद्रा को यह सब अजीब लगता तो कहे बिना नहीं चूकती, तुम लोगों को क्या हो गया है? जरा सी लड़की के इतने नखरे अच्छे हैं क्या? अरे लड़कियों के शरीर में बचपन का खाया पिया ही तो लगता है। यही समय है जब सब हजम होता है। नींव पक्की हो तो आगे कष्ट नहीं होता। अरे कुछ काजू बादाम घी पिला जो शरीर को लगे। उनकी बात पर रिया लिहाज के चलते कुछ न कहती, पर परी ताली बजा बजा कर हंसती। वैसे परी सच में परी ही लगती।
उसके कपड़े, बालों में लगी रंग बिरंगी ढेरों क्लिपों की सज धज से सुभद्रा कायल हो जाती। सलोनी जब भी आती वो मंत्र मुग्ध सी परी को ताकती। सुभद्रा दिन में 2 बार उसकी राय नोन उतारती। बर्थडे वाली ड्रेस रिया लाई थी, इसके बावजूद रमन भी अपने दोस्त की दुकान से परी के लिए एक ड्रेस उठा लाया। रिया ने तो ड्रेस की तारीफ की पर परी बिदक गई। ओ नानू, इट्स सो आउटडेटेड। उसके इतराने पर रमन खिसिया गया। दामाद जी ने परी को हल्का सा डांटा। रिया ने भी समझाया, वेरी बैड, नानू इतने प्यार से लाए, तुम ऐसे बोलती हो। परी के नखरे और पति का खिसियाया चेहरा देख सुभद्रा को न चाहते हुए भी परी पर गुस्सा आया। उसके ऐसे नखरे देख स्वेटर देने का ख्याल डगमगाने लगा। इतनी मेहनत के बाद जो कोई नुक्स निकाला तो। सुनो, कितने की ड्रेस लाए थे? रात को सुभद्रा ने पूछा तो रमन ने 2 उंगली उठाई। रेशम की फ्रॉक नुमा लंबी ड्रेस 200 की तो नहीं थी, तो क्या 2000? हे भगवान, क्यों लाए उस नकचढ़ी के लिए इतने महंगे कपड़े? खरीदे उसके मम्मी पापा? रिया अभय ने लाड दिखा दिखा कर दिमाग खराब कर दिया इस लड़की का। पति के लाए कपड़ों का यूं तिरस्कार उसे नहीं भाया, पर रमन ने कहा, अब बेकार में जरा सी बात को न बढ़ाओ, बच्ची है, बोल दिया तो ठीक लगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो अच्छा लगा सो लगा, जो नहीं लगा जता दिया। अरे दादी है वो सबकी। सुभद्रा की नाराजगी पर रमन ने कहा, कल उसका जन्मदिन है, कभी और आएगी तब रिया को समझाएंगे। और हाँ, तुमने उसे स्वेटर दिया कि नहीं? रमन ने बात बदली, पर सुभद्रा का तनाव कम होने के बजाय बढ़ गया। दूसरे दिन रिया ने सुभद्रा की ओर से दी जाने वाली बर्थडे ड्रेस दिखाई तो परी खुशी से उछल पड़ी। वाह नानी, कितनी बढ़िया चॉइस है आपकी। उसकी दाद पर सुभद्रा धीमे से मुस्कुरा दी। रिया भी मुस्कुराई, पर परी के जाने के बाद सुभद्रा ने रिया से कहा, ये क्या ड्रेस लेकर आई? कुछ ऐसा लेती जिसे वो बाद तक पहनती तो सही। यह लंबा गाउन 5 सितारा होटल में तो ठीक है, पर घर में कहाँ लिथाड़ती फिरेगी? मम्मी, ऐसे फंक्शंस में पहनने वाली ड्रेसेस बस एक बार ही पहनी जाती हैं। अब हमारा ज़माना नहीं है जो बर्थडे ड्रेस साल भर के बाद हर कामकाज में पहनी जाती थी। रिया ने प्यार से कहा तो वह चुप हो गई। बात बेशक सही थी। उनके अपने समय में तो जन्मदिन में पहनाए जाने वाली खास पोशाक पूरे साल पड़ने वाले मुंडन, छेदन, सगाई, विवाह आदि में पहनी जाकर दाम वसूली होती थी। रिया ने परी का जन्मदिन होटल में पूरी शानो शौकत से मनाकर वाहवाही लूटी थी। बर्थडे का बर्थडे और अभय के बिजनेस डेलीगेट्स ने इस अनौपचारिक माहौल को पूरा एंजॉय किया था। रिया की ससुराल वालों के बधाई फ़ोन आते रहे। परी की ड्रेस की खूब चर्चा हुई। सबने ननिहाल पक्ष की पसंद पर दाद की मुहर लगाई, पर बर्थडे के हंगामे में उसके हाथ के बुने स्वेटर को देने की ललक कहीं दबी रही। विदाई में दे दूंगी, यह सोचकर सुभद्रा रुक गई। दूसरे दिन फुर्सत के पलों में रिया परी को अपने बचपन का एल्बम दिखा रही थी। सहसा उसके जन्मदिन की फोटो देखकर परी जोर से हंसी। मम्मी, यू लुक सो फनी इन दिस ड्रेस एंड हेयर स्टाइल। या शट अप परी, रिया ने उसे घुड़का। तो सुभद्रा ने कौतूहल में एल्बम देखा, जिसमें केक काटती रिया हूबहू वैसा ही स्वेटर पहने थी जैसा उसने परी के लिए बुना था। रिया के लंबे बालों की खजूरी चोटी गूंथकर उसमें रंगीन मोती वाली क्लिपें लगाई गई थीं। कितनी सुंदर लग रही है तेरी मम्मी, तुझे भी चाहिए ऐसा स्वेटर? नो 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 नानी, प्लीज़, परी इठलाई। रिया भी बोली, मम्मी अब कौन बुनता है ये सब, सब रेडीमेड, वो भी ब्रांडेड पहनते हैं। आप तो इनके लिए बनाने की सोचना भी मत। पिछली बार जो आपने इसके लिए स्वेटर बुना था उसे तो इसने हाथ तक नहीं लगाया। मुझे बहुत बुरा लगता है, न किसी को दे सकती हूँ, नहीं पहनती है, क्या करूँ बोलो? तो किसी को दे देना। हाय मम्मी, उसमें लगी आपकी मेहनत देखकर ही मैं स्वेटर से इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। पर प्लीज़ अब दूसरा मत बनाना। आपकी मेहनत आजकल के बच्चे डिजर्व नहीं करते। इन्हें तो रेडीमेड लाओ और पहनाओ। यह सुनकर सुभद्रा मौन हो गई। रिया के स्वेटर सा हूबहू स्वेटर परी के लिए बुना जा चुका है, यह बात रिया नहीं जानती। तभी वह सहजता से बोल गई। ज़्यादा देर सुभद्रा चुप न रह पाई। वह धीरे से बोली, तूने तो परी को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया है। यह अभी से अपने पहनावे, रख रखाव और खाने पीने के मामले में अपनी चलाती है।
मुझे याद है तुम कैसे मेरे हाथ के बनाए कपड़े पहनकर पूरे घर में इतराती फिरती थी। रात को बिस्तर में जाने पर भी उसे निकालने का नाम नहीं लेती थी। हाँ मम्मी, सब याद है। हम कितने सिंपल थे और इन्हें देखो, अभी से खाने कपड़े के मामले में चूजी हैं। क्या करें, समय बदलता ही है। वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे चूज करने के मौके उपलब्ध करवाए। अरे मम्मी, आजकल सब बच्चे करते हैं। टीवी, मैगजीन, नेट, क्या नहीं है आज के फैशन को जानने के लिए। और इस पर तो मॉडल बनने का फितूर चढ़ा है। आए जाने कैसे मैं परी को बड़ा करूंगी। ठंडी सांसें भरती रिया सुभद्रा की गोद में सिर रखकर लेट गई तो सुभद्रा उसके सिर को सहलाने लगी। आज बेटी पर बहुत प्यार आया। 3 दिन तो भागा दौड़ी में ऐसे बीते कि उसे तो लगा ही नहीं कि रिया उसके इतने पास है। सुन रिया, रमन की लाई ड्रेस भी इसे पसंद नहीं आई है, फिर क्या करें? कुछ नहीं मम्मा, पापा कितने प्यार से लाए हैं, इसलिए उसे बदलना नहीं चाहती, उन्हें बुरा लगेगा। नाना की दी हुई ड्रेसें संभाल कर रखूंगी, क्या पता कभी मूड में आए तो पहन भी ले। रिया की बात पर सुभद्रा हूँ कहकर मौन हो गई। दूसरे दिन सब चले गए तो घर में सन्नाटा व्याप्त हो गया। इन दिनों दौड़ दौड़ कर पैर सूज गए थे। अच्छा हुआ जो रिया ने परी का जन्मदिन होटल में ही मना लिया। जो घर में मनता तो क्या करते, और नखरीली परी के शौक उसके टेस्ट के हिसाब से चलते तो सबकी हालत खराब हो जाती। सिर दर्द से भारी हो गया था। चंदा आ गई और साथ में सलोनी भी आई। आज उसके पास कुछ ताकने के लिए नहीं था। चंदा, घर बड़ा फैला है, बस वो समेट लो। खाने की कुछ तैयारी न करना, 2-3 दिन का कुछ न कुछ रखा है, वही खा लेंगे। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सोने जा रही हूँ, पैर तो थक कर काट ही हो गए हैं। कहते हुए सुभद्रा पैर धपकाती वहीं ड्राइंग रूम के दीवान पर पसर गई। आंटी जी, बहुत दर्द है क्या? सिर दबा दूं? सलोनी की आवाज़ पर सुभद्रा ने माथे पर रखा हाथ हटाया तो देखा वो पास ही खड़ी थी। नन्हे नन्हे हाथों की छुअन से सुभद्रा की कराह निकल गई। आज न उसके हाथ गंदे लग रहे थे, न ही उसकी बहती नाक पर उसकी नज़र थी। चंदा एक रजाई लाकर उसे उड़ाकर चली गई। आंखें मूंदती उससे पहले पैरों में नन्हे हाथ का स्पर्श जान पड़ा। उसने झट से पांव खींचे। क्या कर रही है बिटिया? लड़कियों से पैर छुआना हमारे यहाँ नहीं होता। अपने ही शब्दों पर वो अटपटाई। कब कैसे वो नकफुसरी बिटिया बन गई? कोई बात नहीं आंटी जी, अभी दर्द है ना, इसलिए दाब रही हूँ। अम्मा की भी दाबती हूँ जब बर्तन पोछा करके थकती हैं तब। सलोनी की सफाई में चंदा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सच मेम साहब, इसके हाथों में जादू है, ऐसे दबाती कि पंजों से सारा दर्द निकल जाता है। चंदा की कही बात सच थी, दर्द सच में निकल रहा था। जाने कब उसकी आंख लग गई। जगी तो देखा शाम के 4 बज रहे थे। उठी तो घर साफ सुथरा था। भूख लग रही थी तो तरकारी और पूरी खाई। कितना तेल है इसमें, मेरे लिए ब्रेड टोस्ट बना दो। लगा परी यहीं कहीं से बोल रही हो। एक बार फिर रिया परी की याद से मन हुड़क गया। रमन घर आए तो सुभद्रा से बोलो, चलो सब अच्छे से निपट गया, बेटी दामाद खुश थे और क्या चाहिए। चलो आज तुम्हारे पाँव दबा दूँ। अच्छा, जैसे तुम बोलोगे और मैं दबवा कर पाप चढ़ाऊंगी। बोलते बोलते उसे सहसा सलोनी की याद आ गई। रमन, आज तो पाँव धरा नहीं जा रहा था। ये तो चंदा की बिटिया ने सहलाया दबाया तो सोई कि क्या बोलूं। अरे, नखफुसरी से तुमने दबवा लिया? रमन कब चूकने वाले थे। सुभद्रा मौन रही। 1 हफ्ता यूं ही निकल गया था। इतवार को सुभद्रा को बर्तन मांजते देख रमन पूछ बैठे, क्या हुआ, चंदा नहीं आई? सुनकर सुभद्रा बोली, हाँ आज छुट्टी ली है। फिर ठीक है, आज शाम कहीं बाहर निकलते हैं, रात का खाना बाहर ही खा लेंगे। रमन के प्रस्ताव पर न नुकुर किए बगैर सुभद्रा तैयार होकर चल दी। रात 10 बजे तक दोनों वापस आए तो फाटक के पास अंधेरे में चंदा को अखबार से ढकी थाली लिए खड़े देखा। उसे देखकर सुभद्रा ने हंसकर पूछा, क्या लिए आई भाई? रमन भी बोल पड़े, इतनी रात को कुछ मंगाया था क्या? यह सुनते ही चंदा के पीछे खड़ी सलोनी इठलाते हुए सामने आई। अंकल जी,
आज हमारा जन्मदिन था, केक है, खाने में गुलगुले, पकौड़ी और सहसा चंदा ने उसके मुंह पर हाथ धर दिया। रमन सलोनी को हैरानी से देख रहे थे। उसका सांवला चेहरा और काजल लगी आंखों से मुस्कान झर रही थी। चमकीले बटनों वाली घेरदार बैगनी गुलाबी ऊनी फ्रॉक, जिस पर हर श्रृंगार से सफ़ेद फूल टके थे। उन फूलों पर नारंगी मोती और सितारे झिलमिलाते देख वह अचंभित से कहने को हुए, अरे ये तो, अरे वाह, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। रमन की बात को काटते हुए सुभद्रा बोली तो सलोनी की आंखों में जुगनू चमक उठे। हाँ आंटी जी, सब बोल रहे थे मैं राजकुमारी लग रही हूँ उस सूटर में। कहकर उसने उत्तेजना में स्वेटर के चमकीले बटन मुट्ठी में बांध लिए, मानो वो बटन ना हो, हीरे हों। आंटी जी, आप मेरे लिए बुन रही थी ना? आहा आहा, कितना सुंदर। और फिर पुलक गई और स्वेटर के घेरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आप घूम गई। ए, शांति से खड़ी नहीं रह सकती, चंदा ने घुड़का। रमन चुपचाप घर के भीतर चले गए तो चंदा बोली, दीदी, नए स्वेटर पर आज तो सबने बड़ी टोक लगाई। पुराना बहुत पाई हूँ, पर नया कितनी मेहनत से बुना है। सलोनी को देना था क्या, इसीलिए उससे मुझसे छिपाती रही? हाँ, इस बीच आप बीमार भी हो गई थी। उसका गला भरसा आया। अंधेरे में भी छलकने को आतुर मोती साफ दिखे तो सुभद्रा को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। चंदा असहज स्थिति से उसे उबारते हुए हंसकर बोली, अब चलूं, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। ना ना, स्वेटर की नज़र उतार देती हूँ। उन दोनों को उत्साह से परिपूरी देख आनंद में डूबी सुभद्रा का जी भी भर आया। आंटी जी, ये सूटर मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। अच्छा, तो क्या इतनी बड़ी बनी रहेगी हमेशा? अगले जन्मदिन में देखेंगे, अभी तो इसे खूब पहनना। सुभद्रा के कहने पर गंदा ना हो जाएगा, सलोनी बोली। उसकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए सुभद्रा चंदा से बोली, अब ये जो खाने की लाई है उसे अंदर बर्तन में रख दे और अपने खाली बर्तन में नीले वाले डिब्बे से बिस्कुट लेकर थाली में रख लेना। वो क्या है, हमारे यहाँ खाली बर्तन वापस नहीं करते। जी, कहते हुए चंदा रसोई की ओर बढ़ गई। खाने का सामान डोंगों में डालने के बाद नीले डिब्बे से बिस्कुट निकालकर अपनी थाली में रख लिए और चलती हूँ कहकर सलोनी का हाथ थाम चली गई। उनके जाने के बाद रमन ने कुछ कहा नहीं तो सुभद्रा खुद बोली, तुम पूछोगे नहीं मैंने उसे क्यों दिया? तुम्हारा खिला चेहरा सब चुगली कर रहा है। तुम्हारा निर्णय अद्भुत है, जिससे न केवल मैं प्रभावित हूँ बल्कि तुम्हारे इस कदम की सराहना करते हुए गौरवान्वित भी हूँ। सच कहूँ रमन, ईश्वर के प्रताप से परी के पास कपड़ों की कमी नहीं है, पर एक यही वजह नहीं थी जो स्वेटर चंदा की बिटिया को दिया। दरअसल मैंने उस स्वेटर को बुनने में बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का वास्तविक प्रतिसाद वसूलना चाहती थी। क्या कहूँ, अब जो तुम सफल हुई, मैं बधाई देता हूँ। रमन ने सुभद्रा के कंधों को दबाया तो वो भावुक स्वर में बोली, यदि मैं परी को दे भी देती तो वो बेमन से इसे लेती, क्योंकि उसके टेस्ट पर मेरी मेहनत और भावनाएं खरी न उतरती। रिया मेरा मान रखकर जीवन भर उसे सहेजती, पर इन सब में मेरी मेहनत का मूल्य शून्य होता। पर इस बच्ची के माध्यम से मैंने मेहनत की एक एक बूंद निचोड़ ली है। तुम वो पल देखते जब उस स्वेटर को मैंने उन नन्हे हाथों में दिया। उफ, अविश्वास, खुशी, उत्साह के रंग से रंगा वो चेहरा मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। ठीक किया ना मैंने? आई एम प्राउड ऑफ यू, रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को सोते समय मूंदी आंखों में सुबह के वे पल फिर घूम गए, जब उन नन्हे हाथों में गुलाबी जामुनी रंग का स्वेटर उसने थाम कर कहा था, ये लो, तुम्हें पसंद था ना, अब यह तुम्हारा है, आज शाम इसे ही पहनना। अविश्वास से वह सांस रोके स्वेटर को एक टक ताकती रही, फिर दोनों हाथों से उसे भींचकर सीने से लगा लिया। उसकी संशय भरी आंखें खुद पर टिकी देखी तो वह हंसते हुए बोली, हाँ सलोनी, यह तुम्हारा जन्मदिन का उपहार है। मेरे जन्मदिन का? वो मानो किसी सम्मोहन से छूटी थी। विश्वास हो जाने पर कि स्वेटर उसी का है, वह बावली सी स्वेटर सीने से लगाए नाच उठी।
बार बार स्वेटर को चूमती सलोनी को विश्वास से ताकती चंदा झाड़ू एक और पटक कर हैरत भरी आवाज़ से बोल पड़ी, हाय हाय मैडम जी, तो ये स्वेटर आप इस कल्लो के लिए बना रही थी? हाय राम! उसकी पनियाई आंखें बहुत कुछ कह गईं। नींद में भी सुभद्रा को मुस्कुराते देख रमन ने हौले से उसके माथे को छूकर कहा, क्या सोच रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? आ भी रही है और नहीं भी। आंखें मूंदे परम संतोष के सागर में गोते लगाती सुभद्रा सुप्त जागृत अवस्था में बोली, तो रमन उसके चेहरे के भाव ध्यान से पढ़ते हुए सोचने लगे कि कौन कहता है लेने में ही सुख निहित है। अपूर्व शांति कांति तो कुछ देने से भी मुखमंडल पर प्रकट हो रही है। रमन मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे घर की खिड़की दरवाजों की झिर्रियों से खुशनुमा हवाओं के साथ साथ नन्हे खुशियों के जुगनुओं ने प्रवेश ले लिया हो और अब वह रह रहकर सुभद्रा को गुदगुदा रहे हों, अपनी रोशनी से उसकी नींद में प्यारी सी खलल डाल रहे हों। तभी तो सुभद्रा नींद में भी मुस्कुरा कर रह रह कर उठती है, सच रमन, सलोनी को स्वेटर देकर बड़ा अच्छा किया। सच बहुत सुख मिला। काश तुम उसका चेहरा देखते, काश। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।